विशार्प कैरियर गुरु में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बाल विकास के 25 क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आप अच्छे से समझना और ध्यान से आंसर देना। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं, तो पूछा है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं। ऑप्शन में आपके हैं 200, 206, 230 या 270। तो थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि 270 होती हैं। मगर बाल्यावस्था में ये हड्डियों की संख्या जाकर 350 हो जाती है और किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक ये हड्डियां 206 तक सीमित हो जाती हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि जन्म के समय शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 270। आंसर जाएगा आपका चौथा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को जो पहचानना प्रारंभ कर देता है वो कब करता है। ऑप्शन में है आपके 3 माह या 9 माह या 8 माह या 6 माह। तो थोड़ा समझ लीजिए कि सबसे पहले बच्चा जो है वो अपनी माँ को पहचानता है। यही कारण है कि बच्चा अन्य फैमिली मेंबर के मुकाबले पहले अपनी माँ को पहचानता है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब वह अलग अलग चेहरों के बीच अंतर कर सकता है, लेकिन वह माँ ही होती है जिसे नवजात शिशु सबसे पहले पहचानता है। तो ध्यान देना कि बालक अपनी माँ को जो पहचानना प्रारंभ करता है वो करता है 3 महीने में। तो ऑप्शन जाएगा आपका पहला। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। पूछा गया है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है वो कितना होता है। ऑप्शन में आपके 300 ग्राम, 350 ग्राम या 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो हमेशा ध्यान रखना कि जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है वो हमेशा 350 ग्राम होता है। ऑप्शन जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो जो सीखने का आदर्श काल होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन में है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में। तो जो आदर्श काल माना गया है वो सीखने का वो होता है हमारा कौन सा जाएगा, वो जाएगा हमारा शैशवावस्था। ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कॉल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। तो किस विधि का अध्ययन किया था। ऑप्शन में है आपके लंबात्मक विधि, क्षैतिजक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो कॉल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का, तो ऑप्शन जाएगा आपका पहला। अगला प्रश्न है, सीखना है एक जटिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, सीखना है एक जटिल, ऑप्शन में है सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना है एक जटिल कैसी प्रक्रिया है, ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। भाई, बाल विकास की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। ऑप्शन में है आपके 1887 में, 1879 में या 1590 में या 1930 में।
तो ध्यान देना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बालक में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 1930 में। आंसर जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है। विकास प्रारंभ होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस आपको आज कराए जा रहे हैं यह आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको प्लीज ध्यान से करना। देखिए, विकास प्रारंभ होता है, ऑप्शन है आपका शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। तो हमेशा ध्यान देना कि जो विकास प्रारंभ होता है, अक्सर यहाँ बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। तो ध्यान देना कि विकास जो प्रारंभ होता है वो कहाँ पे होता है। देखिए विकास जो है वो माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक होता है ना। तो कहां से जाएगा, ऑप्शन जाएगा आपका गर्भावस्था। तो आंसर है आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। यहां जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा है कि बालिकाओं की जो लंबाई है वो किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। ऑप्शन है किशोरावस्था के अंत में, या शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान देना कि बालिकाओं की जो लंबाई है वो किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। यह होती है बाल्यावस्था में। थोड़ा समझ लीजिए कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है, वो होती है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। ऑप्शन है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, या पीड़ा के कारण, या भूख के कारण। तो अक्सर यहाँ बच्चे गलत करते हैं कि जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है तो आप कुछ नहीं, आंख मीच के भूख के कारण लगा के आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस प्रश्न को ध्यान से समझना, ये अक्सर गलत करते हैं। जन्म के समय नवजात जो शिशु रोता है वो रोता है वातावरण में परिवर्तन के कारण। भाई जन्म से पहले वो माँ के गर्भ में होता है और फिर उसका जन्म हो जाता है तो अचानक उसका वातावरण बदल जाता है, तो उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। तो जन्म के समय जब नवजात शिशु रोता है तो वो वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है। एकदम से वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। इसको ध्यान से समझना, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन में है आपके व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, एकता का नियम, या इनमें से सभी। तो देखिए वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। कैसे, समझ लीजिए। देखिए वृद्धि क्या है तो समझना, वृद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो हमारा परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, भार, लंबाई, ऊंचाई आदि के लिए होता है। और वृद्धि का विकास की जो प्रक्रिया है वो एक चरण होता है ना। वृद्धि की जो विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि की जो क्रिया होती है वो आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है।
बालक की जो शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए विकास, विकास में क्या है, विकास शब्द का जो प्रयोग है वो परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार आदि के लिए भी होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत है, बहुत बड़ा है। वृद्धि इसका एक भाग होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। बालक में परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है, क्योंकि विकास हमेशा चलता रहता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? विकास ऑप्शन में है रचनात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक या नकारात्मक। तो विकास कैसा परिवर्तन है? विकास हमेशा गुणात्मक परिवर्तन है। तो ऑप्शन जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? अभी बताया है मैंने आपको, वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन में है केवल आकार से, आकार व भार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, वृद्धि का जो संबंध होता है आकार व भार से होता है। तो ऑप्शन जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होती है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा आपका सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि कैसे? देखिए इनको ध्यान से समझना। पहला है आपका संवेगात्मक या संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। अगला है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अगला है सामाजिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो बस यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। मानव विकास को क्षेत्रों में जो विभाजित किया जाता है वो होता है, देखिए सबसे पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर आध्यात्मिक और सामाजिक। ध्यान रखना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो ऑप्शन जाएगा आपका चौथा। अगला प्रश्न है, कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए ऑप्शन में है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो भाई देखो, कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो विकास कर सकता है वो कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? तो कौन सा चरण है? ऑप्शन है आपका प्राकल्पना का परीक्षण करना, या समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? वो है हमारा, कौन सा चरण होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा समस्या के प्रति जागरूकता। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास
अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो किस आयु काल में मानसिक विकास जो है वो हमारा किस उच्च सीमा तक पहुंच जाता है? वो पहुंचता है हमारा 15 से 20 वर्ष तक की आयु में। ऑप्शन जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? देखिए, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है रुचियां, असुरक्षा, आवश्यकताएं या अभिवृत्ति। देखिए, रुचियां भी होती हैं, आवश्यकताएं भी होती हैं, अभिवृत्ति भी होती है। जो एक होता है वो होती है हमारा जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होता है असुरक्षा। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण पर सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है आपका युक्तिकरण, शोधन, प्रक्षेपण या दमन। तो संवेग पर नियंत्रण का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो होता है आपका प्रक्षेपण। ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो कौन सी है? ऑप्शन में है आपके परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, या स्व केंद्रित अवस्था, या आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित होती है वह निम्न में से कौन सी होती है? वो होती है हमारी आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है कौन सी है? ऑप्शन है आपका आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो किशोर अवस्था में जो मुख्य विशेषता निम्न में से होती है वो होती है हमारी आत्मगौरव। ऑप्शन जाएगा पहला। आत्मचेतना मत लगा देना, आत्मगौरव होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, हरलॉक का, मैकडूगल का या मुनरा का। तो ध्यान देना, जो नवीन विशेषताएं हैं वो किसका कथन है? वो है हमारा हरलॉक का। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? पहला है आपका भाषा विकास, व्यक्तित्व का मूल्य, सामाजिक परिपक्वता या सामाजिकरण। तो ध्यान देना कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया होती है हमारी सामाजिकरण। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले कौन है? ऑप्शन में है आपके स्टेनली हॉल, जॉन एंड सिम्पसन या गैसल या गॉडफ्रे। तो देखिए, किशोर अवस्था की बात आ जाए, इसका नाम देने वाले और यह कथन किसने कहा है? वो है हमारे स्टेनली हॉल ने। तो ऑप्शन जाए पहला। तो साथियों, आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यह सारे क्वेश्चन जो हैं 25 के 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा कर दे देते हैं। बस आपको समझना है कि प्रश्न के अंदर पूछा क्या गया है।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में। प्रश्नों को पहले पढ़ना है, क्या पूछा गया है, फिर उसका आंसर आपको लगाना है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।